सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें, और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। हम तेजी से अपनी सरहदों को पलट रहे थे। जो लोग फौजी जिंदगी का तजुर्बा रखते हैं वो अच्छी तरह जान सकते हैं कि वापसी का सफर रवानगी से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। पहले दुश्मन किसी हद तक बेखबर था, लेकिन अब इस इलाके के चप्पे चप्पे में फैली हुई अफवाज को इत्तलात मिल चुकी थी कि पाकिस्तानी कमांडोज उनके इलाके में घुस आए हैं। अभी हम बमुश्किल 1.5-2 फरलांग ही चल पाए थे कि हमें रुकना पड़ा। कमांडोज की छठी हिस्स आम फौजियों से ज्यादा तेज होती है। मेरे एक साथी ने लेट कर अपना एक कान जमीन से लगा दिया। वो शायद कोई सुनगुन लेने की कोशिश कर रहा था। चंद सेकंड के बाद वो उठकर खड़ा हो गया और हाथों के मखसूस इशारे से उसने करीब ही दुश्मन के दस्तों की नक्लो हरकत की निशानदही कर दी। यकीनन ये लोकेटिंग फोर्स के दस्ते थे जो हमारे ताकुब में चले आ रहे थे। इन दस्तों का ताल्लुक भी फौज के स्पेशल ग्रुप से होता है और उन्हें कमांडोज से निमटने की खुसूसी तरबियत दी जाती है। मेरे अंदाजे के मुताबिक दुश्मन ने घेरो और मार डालो वाली चाल चली थी। उन्होंने हमारे गिर्द घेरा डाल लिया था। यहाँ से सरहद तक फौज फैली हुई थी जो अब मंसूबाबंदी के साथ हमारी आमद की मुंतजिर थी। हमारी तमाम तर तवक्कुआत खुदा की ज़ात और अंधेरी रात से वाबस्ता थी। रात को अंजाम पाने वाली मुहिम्मात में सबसे ज्यादा खतरा इसी बात का होता है कि पेट्रोलिंग पार्टियां या हमला आवर पार्टियां भटक कर कहीं दुश्मन के इलाके में न पहुंच जाएं। लोकेटिंग फोर्स उमूमन ये हरबा इस्तेमाल करती है कि वो मशकूक मकामात के इर्द गिर्द जहां उन्हें छापा मार कमांडोज की मौजूदगी का शक गुजरे फायरिंग करवाते हैं। उनकी हद्दुल मकदूर कोशिश होती है कि सुबह तक छापा मार कमांडोज के इर्द गिर्द फायरिंग करके उन्हें अपने इलाके में ही भगाते रहें और दिन निकलने पर उन्हें चूहों की तरह पकड़ लें। मैंने हाथ पर बंधी हुई घड़ी में नस्ब कुतुब नुमा देखा और अपनी सही समत का तयन करने के बाद दोनों जवानों को स्टैंड टू पोजीशन में आगे बढ़ा दिया। हम तीनों अब फैल कर आगे की समत बढ़ रहे थे। सरहद अभी कम से कम 2-2.5 मील दूर थी और ये कोई मामूली फासला नहीं था। खुसूसन इन हालात में तो किसी भी बात की तवक्को की जा सकती थी। हम झुकी हुई पोजीशन में तेजी से बगैर आवाज पैदा किए चल रहे थे। अचानक जमीन ने मेरे पांव जैसे जकड़ लिए। मेरे दाएं समत से रोशनी का एक तूफान उमड़ रहा था जो आसमान की वुस्सतों में फैलता चला जा रहा था। शायद दुश्मन ने इस इलाके में सर्चिंग इक्विपमेंट छुपा रखे थे और जमीन के सीने में दफन किसी धात के आले ने हमारी मौजूदगी का इंकशाफ कर दिया था। दुश्मन रोशनी के राउंड्स फायर करने लगा। मेरे दोनों साथी मंझे हुए कमांडोज थे और 65 की जंग में भी कई कारनामे सरअंजाम दे चुके थे। उनके लिए ये सूरत हाल नई नहीं थी और ना ही हम लोग ऐसी बातों से घबराया करते हैं। हम तीनों ने एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर एक साथ करीबी खाई में छलांगे लगा दी। ऐसे छोटे छोटे नदी नाले, टीले और झाड़ियां वगैरह किसी भी कमांडोज के लिए कुदरत का बेहतरीन अतिया होते हैं। खैरियत गुजरी कि अभी तक हम रोशनी की जद में नहीं आए थे। हमने इसी खाई को मोर्चा बना लिया। मेरे दोनों साथियों ने वहां लाइट मशीन गन चंद ही सेकंड में नस्ब कर ली। मैंने अभी तक फायरिंग का हुक्म नहीं दिया था क्योंकि खामखा भिड़ों के छत्ते में हाथ डालने के हम कायल नहीं होते। हमारा ताकुब करने वाले करीब से करीब तर होते चले जा रहे थे। हम दोनों के पास स्टेन गन्ने थीं या फिर दस्ती बम जिनकी हैसियत न होने के बराबर थी। गन ड्यूटी वाले जवान ने सरगोशी की, सर, और उसके इस तरह आवाज देने का मतलब तो मैं बखूबी समझता था, लेकिन उसे क्या जवाब देता। दाएं समत से दुश्मन का शोर साफ सुनाई दे रहा था। वो अगरचे अभी तक स्टेन गन की रेंज में नहीं आए थे। मौत हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगी है। मैंने झुरझुरी ली। मामला यकीनन अब ऐसा रुख इख्तियार कर गया है कि एक जान की कुर्बानी दिए बगैर बाकी 2 जानें किसी सूरत बचाई नहीं जा सकती थी। ख्यालात का एक समंदर मेरे सीने में करवटें लेने लगा। मुझे अपने उस्ताद की बातें याद आने लगी। फौजी जिंदगी में जज्बाती मरहले तो अनगिनत आते हैं, लेकिन एक अच्छे कमांडो की खूबी यह है कि वो अक्ल और होश के दामन को कभी हाथ से न छोड़े। उसके नजदीक एक जवान की शहादत का दुख भी किसी तरह कंपनी की मौत से कम नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ एक डिसिप्लिन की हद तक है, वरना असल में वो सब लोग एक कुंबे की तरह ही आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मशीन गन वाले जवान ने मेरे ख्यालात का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने उसकी जानिब देखा। उसकी उंगली ट्रिगर पर रखी थी और उसकी इल्तिजाइया निगाहें हमारी तरफ थीं। मेरा जवान मुझसे मौत के मुंह में कूदने की इजाजत मांग रहा था। मैं सोचने लगा कि मैं इसे क्यों मरने दूं। मैं चंद लम्हात के लिए जज्बाती हुआ चाहता था, लेकिन दूसरे ही लम्हे में पाकिस्तानी फौज का ऑफिसर बन चुका था।
मैंने उसके कंधे पर थपकी दी, गुड लक, खुदा हाफिज। मेरे दूसरे साथी की आंखों में आंसू तैरने लगे, रबरा घगराई। अभी हम बमुश्किल 15-20 गज ही चलने पाए थे कि अचानक फजा में अल्लाह अकबर की गूंज सुनाई दी और उसके साथ ही मशीन गन का शोर। दुश्मन गालिबन बहुत नजदीक आ गया था। हमारे साथी के दलेराना इक़दाम ने हमारे ताक़ुब में बढ़ते हुए फौज के कदम रोक दिए। नारे की ललकार सुनते ही मेरा हमराही ठिठक कर रुक गया। गालिबन उसकी गैरत ने अपने संगी को अकेला छोड़ना गवारा नहीं किया था। ये लम्हा जज्बाती होने का नहीं था, होश में आने का था। मैंने उसका हाथ पकड़कर जोरदार झटका दिया और अपने साथ ही भगाने लग गया। साफ दिखाई दे रहा था कि वो नीम दिली से भाग रहा है। अचानक फजा जोरदार धमाकों से लरजने लगी। जहां कहीं करीब ही कोई फील्ड रेजिमेंट डिप्लॉय थी जिसने हमारे पर हाउइट्जर से गोलाबारी शुरू कर दी थी। मुझे दुश्मन की बुजदिली पर तैश आने लगा। ना तो हमारे पास कोई टैंक था और ना ही हमारी तादाद सैकड़ों में थी। न जाने कमबख्तों के पास फूंकने के लिए इतना असलहा कहां से आ गया था। हाउइट्जर तकरीबन 25 पाउंड का गोला फायर करती है, मगर इससे ये एक सहूलत हमें मिल गई थी कि उसका गोला चूंकि फजा में ऊंची मार करता है, इसलिए हम किसी हद तक महफूज भी थे। शायद करीब ही कहीं उनकी कोई बैटरी डिप्लॉय थी और किसी बौखलाए हुए ऑफिसर ने उसको लड़ाई में झोंकने का फैसला कर लिया था। हम दोनों सांस रोके एक खड्ड में बैठे थे। चंद मिनट के बाद ये बला टल गई। शायद दुश्मन को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो गया था, या फिर सरहद करीब होने की वजह से उसने हैवी फायरिंग के जवाब में होने वाले रद्द अमल से बचने के लिए ऐसा किया था। हम दोनों तेजी से बाहर निकल आए। अब हल्के असलहे की फायरिंग सुनाई दे रही थी, फिर वो भी खामोश हो गई। हमारा शेर अमर हो गया। मैंने तकरीबन भागने की रफ्तार अपना ली थी। एक फरलांग चलने के बाद हम फिर जमीन से चिपक गए। एक मर्तबा फिर बाएं समत से रोशनी का एक तूफान उठा। मैंने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि हम भारतीय फौज की पोजीशनों के दरमियान से गुजर रहे हैं। लेटे लेटे सर उठाकर मैंने चारों समत का जायजा लेना चाहा तो खून की गर्दिश रुकती महसूस होने लगी। मुझसे बमुश्किल 15-20 गज के फासले पर एक बंकर से एक मीडियम गन की नाली बाहर झांकती दिखाई दे रही थी। मैंने अपने साथ लेटे जवान को हुक्म दिया कि कम ऑन, और कोहनियों के बल पीछे हटना शुरू कर दिया। मैं तकरीबन 5-6 गज पीछे हट आया, लेकिन वो जवान बदस्तूर वहीं रहा। मुझे कुछ गुस्सा भी आया। दोबारा उसके करीब पहुंचकर मैंने उसके कंधे को झंझोड़ा। कम ऑन, मूव। जवान ने मेरी तरफ गर्दन मोड़ी। उसकी आंखों में बिजलियां कौंध रही थी। सर माफ करना, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। जाने उसके लहजे में क्या छुपा था कि सर्द सी एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैंने हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात से उसकी तरफ देखा। साहब, वो मेरा गराई था। हम फौज में इकट्ठे भर्ती हुए थे, ट्रेनिंग भी एक साथ की, कबड्डी भी इकट्ठी खेली और जिंदगी भर इकट्ठे रहे। अब वो अगले जहान में अकेला कैसे जाएगा साहब? हम कल खुदा की अदालत में उसको क्या मुंह दिखाएंगे साहब? मैं उसे इस राह पर अकेला जाने नहीं दूंगा। खुदारा मुझे माफ कर देना। वो बोल रहा था और मेरी सांस थूकनी की तरह चल रही थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे तक रहा था। उसने ठोस दलील दी थी, लेकिन उसका फलसफा मुझे कैसे हजम होता? इससे पहले कि मैं उसे खुदा हाफिज कहता, उसने माजरत तलब निगाहों से मेरी समत देखा। खुदा हाफिज सर, और फिर वो अंधेरे में रिंग गया। मैं बेहिस्सो हरकत अपनी जगह लेटा रहा। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा रुआं रुआं मफलूज हो चुका है। मेरी आंखों के सामने मेरा जवान मौत के मुंह में जा रहा है और मैं उसे आवाज देकर मना भी नहीं कर सकता। तेजी से रेंगता वो इस गन की नाल के नजदीक जा पहुंचा। रुककर उसने एक नजर पीछे डाली। शायद जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी उसे अफसर की हुक्म उदूली का एहसास सता रहा था। अपने पाउच से उसने हैंड ग्रेनेड निकाला और उसकी पिन निकाल कर खड़ा हो गया। अल्लाहू अकबर की ललकार गूंजी और फिर उसने उछल कर ग्रेनेड बंकर में फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। गन के साथ गनर्स के भी परखचे उड़ गए और आसमान भी रोशन हो गया। वो 3 मोर्चों के दरमियान स्टेन गन थामे जलगार कर रहा था। मेरे बदन में यकदम अंगारे दौड़ने लगे। मैं बिजली किसी तेजी से उठा और ग्रेनेड फेंकने लगा। मेरे हाथ मशीनी अंदाज में काम कर रहे थे। इतने तेज ग्रेनेड फेंकने का मुजाहिरा जिंदगी में इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। तीनों मोर्चों से आग उगलती गन्स खामोश हो चुकी थीं, लेकिन मेरा जवान भी अपनी मंजिल पा गया। वो अपने संगी से शर्मसार होना गवारा नहीं करता था। खुदा के हुजूर क्यों शर्मिंदा होता? खुदा ने उसकी भी लाज रख ली। खतरे के एहसास ने मेरी नस नस में बिजलियां भर दी थीं। मैं तेजी से क्रॉलिंग करता वहां से दूर ही दूर हटता चला जा रहा था। नजदीक तो फिलहाल कोई मोर्चा नहीं था, अलबत्ता मुझ पर दूर से क्रॉस फायर आने लगा।
दुश्मन ने अपनी तमाम तर सूझबूझ के मुताबिक जमीन के चप्पे चप्पे पर आग का जाल बिछा दिया था, लेकिन रस्म खलीली निभाने वाले आतिश व आहन के तूफान कब खातिर मिलाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद ही मैं अपना कुतुब नुमा देख लेता। मेरे पीछे बदस्तूर फायरिंग जारी थी। अब मैंने सीधे होकर चलना शुरू कर दिया। बड़े बोझल कदमों और दुखी दिल से वापस आ रहा था। मुझे अपने जिंदा बच जाने पर शर्म आ रही थी। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके भी आ जाते हैं जब हमें अपने जिंदा रहने पर अफसोस होता है और हम अपने साथियों की मौत पर नारे तहसीन बुलंद करते हैं। उस वक्त कुछ ऐसे ही जज्बात थे मेरे। मैंने दिल ही दिल में जुदा होने वाले साथियों के लिए फातिहा पढ़ी और अपने सफर पर चलता गया। सुबह के करीब जब मैं अपनी पोस्ट पर पहुंचा तो कैप्टन साहब अपने साथी के हमरा मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। कर्नल साहब उनसे कुछ फासले पर मेरे मुंतजिर थे। मुझे अकेले देखकर उन्होंने सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया, लेकिन उनके चेहरे से किसी बात का इजहार नहीं हो रहा था। उन्हें देखकर मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया। मेरी आंखें छलकने को बेताब थीं, लेकिन मैंने अपने आंसू रोक लिए। कर्नल साहब ने मेरी आंखों में झांकते हुए मेरे कंधे पर अपने दोनों हाथ मजबूती से जमाते हुए कहा। उन्होंने मेरी जज्बाती कैफियत का भी अंदाजा लगा लिया था। इस तरह शायद वो मुझे नफ्सियाती तौर पर स्टैंड देना चाहते थे। कैप्टन साहब और दूसरा जवान वहां से परे हट गए। वो भी उसी अंदरूनी टूट फूट का शिकार थे जिससे मैं गुजर रहा था, लेकिन कर्नल साहब का चेहरा सपाट था, जज्बात से कतन आरी। मुझे बाद में अपनी इस कमजोरी पर गुस्सा भी आया। न जाने क्यों उनके सामने लाख कोशिश के बावजूद मैं सब्र जब्त न कर सका। सारे बंधन टूट गए और मैं सिसक पड़ा। हौसला करो मेरे बच्चे, कर्नल साहब ने अंग्रेजी में फिक्रा कहा और मेरी तरफ पीठ कर ली। वो दोबारा जब मेरी जानिब पलटे तो उनकी आंखों में कहर जाग रहा था। बॉय, कमांडोज जिंदा रहने के लिए नहीं जाया करते। जवानों ने अपना मिशन पूरा किया। उनकी आवाज में बिजली कड़क रही थी। मैंने मुस्तैद होते हुए जवाब दिया, यस सर, ओके, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। ये कहकर कर्नल साहब तेजी से वापस पलट गए। कैप्टन साहब को मैंने रुमाल जेब में वापस रखते जरूर देख लिया था। वेल डन ऑफिसर, उन्होंने मेरी पीठ पर थपकी देते हुए मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। हमारा तीसरा साथी मुझसे नजरें मिलाए बगैर ही वापस पलट गया। शायद वो अपनी कंपनी को सुरखरुई का पैगाम देने गया था, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद जब पोस्ट के एक कोने से खुदावंद ताला की हक्कानियत का ऐलान हुआ और फलाह का रास्ता बताकर मौलवी साहब ने नमाज पढ़ाई, तो उन्होंने कुरान की वही आयत पढ़ी जिनमें शहीदों को कभी न मरने की मनादी की गई है। जब हमने सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। ये था वो नजराना अकीदत जो वो अपने अजीमुल मर्तबत साथियों के हुजूर पेश कर रहे थे। मैंने कैप्टन की मैयत में नाश्ता किया। इस दौरान वो बड़े मुअद्दब होकर अपने जियालों की शहादत का बयान सुनते रहे। ये बड़ा अजीब मंजर होता है जहाँ कोई भी उनका रिश्तेदार न था। वो सब मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले थे, मुख्तलिफ बोलियां बोलते थे, लेकिन इस सब के बावजूद एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए थे जैसे एक ही जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हों, जैसे उन सब के दुख सुख एक ही थे। और फिर उसी रोज दोपहर के बाद मैं उस फौजी जहाज में अपने कंपनी हेडक्वार्टर वापस जा रहा था, जो जैसूर के नजदीक एक फौजी अड्डे पर कितनी देर से मेरी राह तक रहा था। मेरे साथ ही बड़ी शिद्दत से मेरे मुंतजिर थे। मैं अगले मोर्चों से वापस आया था। वो मेरी जबानी वहाँ का आंखों देखा हाल सुनने के लिए सख्त बेकरार थे। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नौयत के सवाल कर रहे थे। वो मेरी जबानी उस एक एक लम्हे की रुएदाद सुनने को बेचैन थे जो हमने दुश्मन के कल्ब में गुजारा था। वो उन सरफरोशों के कारनामे जानने को बेताब थे जिन्होंने दुश्मन की सरजमीन पर उनका मान तोड़ डाला था, और वो रस्म शब्बीरी के पासदारों की हर हरकत से आशना होने के लिए सख्त मुस्तरिब थे जिन्होंने जान का नजराना पेश करते वक्त कभी बुखल से काम नहीं लिया था। मगर मैं उन्हें क्या बताता? कोई एक कहानी होती तो सुना देता। किस किस जियाले का तज़किरा करता, किस किस जानिसार की जांफशानियों का बयान करता। वहाँ तो हर जियाले से एक कहानी वाबस्ता थी, हर जांबाज एक रिवायत बना बैठा था, और ये सब कहानियां और रिवायात उन्होंने अपने ताज़ा खून से ही तो कलमबंद की थी। हेडक्वार्टर पहुंचते ही गांव से मुनीर की वालिदा का खत भी मौसूल हो गया। उसने बड़ी अजीब अजीब सी बातें तहरीर की थी। शहीद की माँ ने लिखा था कि मेरा बेटा कितने दिन लड़ने के बाद शहीद हुआ, उसे गोली कहाँ लगी थी, गोली लगने के कितनी देर के बाद उसने शहादत पाई, और आखिरी वक्त उसने किस किस को याद किया। नज़ा का आलम कितनी देर तक तारी रहा, और मेरे बेटे ने जान जाने आफरी को सौंपते वक्त कोई हीलो हुज्जत तो नहीं की। उनका एक एक सवाल बर्छी की तरह मेरे कलेजे में उतर रहा था।
फौजी जिंदगी की इब्तिदा ही में कुदरत ने मुझे कैसे इम्तिहान में डाला था, मैं उसके सवालों के क्या जवाब देता। वो अपने जिगर गोशे के आखिरी लम्हात की कहानी सुनना चाहती थी। वो अपने जिगर गोशे के आखिरी लम्हात की कहानी सुनना चाहती थी, जो उससे कई हजार मील दूर उससे छिना था, जहां माओं के लाल उनकी आंखों से दूर ज़िबा हो रहे थे और कोई उनका पुरसाने हाल न था। इन्हीं दिनों मेरे वालिद ने भी अपने खत में लिखा कि बेटा मुनीर पहल कर गया, मेरे पास सुरखरू होकर आना, वरना मुनीर की तरह खुदा की अदालत में सुरखरू हो जाना। आखिर में उन्होंने लिखा कि मुनीर के वालिद तुमसे मिलने के लिए बेचैन हैं। वो अपनी आंखों से वो जगह देखना चाहते हैं जहां उसके लख्ते जिगर ने शहादत पाई। वो मुनीर के आखिरी लम्हात की कहानी तुमसे सुनना चाहते हैं। उफ मेरे खुदाया, जिंदगी ऐसे कड़े इम्तिहानों से भी गुजारा करती है। मैं कैसे उस अलम नसीब का सामना कर पाऊंगा? उनकी आंखें मुझे डस न लेंगी क्या? पजमुर्दा सा उठकर मैं अपने कमरे में चला आया। कर्ब की उन दुखी लहरों में डूबता उभरता बारी बारी मैं उन सरफरोशों को याद करता रहा, वो मेरे प्यारे जो मेरे सामने मुझसे जुदा हो गए। फिर मुझे जैसे अपनी बुज़दिली पर तैश आने लगा। मुनीर ने मरकर मुझे जीने की राह दिखाई थी। उसने अपनी मंगेतर को मायूस करके लाखों सुहागनों की अफशां भरी मांगे सजा दी थी। मैं एक नया अज़्म लेकर उठा, एक वलवलाए ताज़ा के साथ अपने ऑपरेशन रूम की तरफ चल दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताख़िर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम इस सिलसिले की मज़ीद किस्तें लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।